हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईटी स्टडी। आज की ये वीडियो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम लोग वीकली करंट अफेयर सीरीज को आगे बढ़ाते हुए जुलाई महीने के दूसरे सप्ताह की सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग 8 से लेकर के 14 जुलाई के बीच में करंट अफेयर्स के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस बने हैं जो आपकी परीक्षाओं के अंदर पूछे जा सकते हैं, उन सभी को हम लोग इसी एक वीडियो के अंदर MCQ के रूप में कवर करेंगे। तो अगर आप इस वीडियो को पूरा ध्यान से देख लेते हैं तो जुलाई महीने के सेकंड वीक से जो भी क्वेश्चन आएगा उसका आंसर आप बहुत ही आसानी से और कॉन्फिडेंटली कर पाएंगे। तो बस आपको इस वीडियो को ध्यानपूर्वक एंड तक देखना है। हम लोग शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आपके सामने आज का सबसे पहला क्वेश्चन है, 8 जुलाई 2022 को किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे की गोली मारकर हत्या कर दी गई। तो जुलाई महीने का सेकेंड वीक शुरू होते ही जो सबसे पहली और दुखद न्यूज सामने आई वो ये थी कि जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे की गोली मारकर हत्या कर दी गई। एक्चुअल में जापान के जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं शिंजो आबे, ये जापान के नारा शहर में एक चुनावी भाषण दे रहे थे और उसी दौरान इनको सड़क पर गोली मारकर इनकी हत्या कर दी गई। यहाँ पर आपको बता दूं कि जापान के ये जो प्रधानमंत्री हैं, पूर्व प्रधानमंत्री, ये जापान के इतिहास में सबसे लंबे कार्यकाल वाले प्रधानमंत्री रहे हैं, क्योंकि सन 2006 से लेकर के 2007 लगभग एक साल तक ये 2006 और 7 के दौरान प्रधानमंत्री रहे। फिर उसके बाद ये सन 2012 में बने और उसके बाद ये सन 2020 तक रहे। तो इस तरीके से ये जापान के सबसे लंबे कार्यकाल वाले प्रधानमंत्री रहे हैं। और इसी को देखते हुए यहाँ पर आपको बता दूं कि जापान की सरकार ने इनको जापान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान देने की भी अनाउंसमेंट की है, जो कि इनको मरणोपरांत दिया जाएगा। यहाँ पर एक बात और आपको बता दूं, अगर हम भारत के रेस्पेक्ट से देखें तो इनके कार्यकाल के दौरान भारत और जापान के संबंध काफी मजबूत हुए थे, जिसके चलते इनको भारत सरकार ने सन 2021 में देश का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया था, पद्म विभूषण। तो ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। इतना ही नहीं, इनके निधन के बाद दूसरे दिन यानी कि 9 जुलाई के दिन भारत के अंदर एक दिन का राष्ट्रीय शोक भी मनाया गया था। तो याद रखिएगा, जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे की हाल ही में डेथ हो गई है। सुधाकर दलेला, इनको किस कंट्री के अंदर भारत के अगले राजदूत के रूप में अपॉइंट कर दिया गया है। तो जब भी किसी भारत के पड़ोसी देश में भारत के नए राजदूत या फिर उच्चायुक्त अपॉइंट होते हैं तो उनके बारे में अक्सर आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो याद रखिएगा, भारत का एक पड़ोसी देश है भूटान। तो भूटान कंट्री के अंदर भारत के अगले राजदूत होंगे सुधाकर दलेला। इसी से रिलेटेड एक दूसरी अपॉइंटमेंट आपको बताता हूँ कि अभी तक भूटान के अंदर जो भारत की राजदूत थी उनका नाम था रुचिरा कंबोज। रुचिरा कंबोज जो कि एक महिला है। तो अब इनको संयुक्त राष्ट्र संघ के अंदर भारत का अस्थायी प्रतिनिधि बना दिया गया है। यूनाइटेड नेशन के अंदर परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव बना दिया गया है रुचिरा कंबोज को। तो ये दो अपॉइंटमेंट्स आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आकाशा एयर को DGCA से एयरलाइन परिचालन का लाइसेंस मिल गया है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है। तो दोस्तों, भारत के अंदर एक नई एयरलाइन ओपन हुई है जिसका नाम है आकाशा एयर। इस आकाशा एयर नाम की एयरलाइंस को दो लोगों ने मिलकर के शुरू किया है, राकेश झुनझुनवाला और दूसरे व्यक्ति हैं विनय दुबे। और विनय दुबे ही आज के समय आकाशा एयर के CEO भी हैं। तो ये जो आकाशा एयर नाम की नई एयरलाइंस है, इसको हाल ही में भारत के डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन यानी कि DGCA के द्वारा भारत में ऑपरेट करने की मंजूरी मिल गई है। यानी कि अब ये जो आकाशा एयर नाम की एयरलाइंस है, ये अपनी फ्लाइट्स को संचालित कर सकती है भारत में। तो यहाँ पर सिर्फ आपसे इतना पूछा गया था कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है। याद रखिएगा, इसका मुख्यालय है मुंबई के अंदर। इनमें से कौन सा राज्य 36वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी करेगा। तो ये क्वेश्चन काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ओलंपिक गेम्स होते हैं, उसी की तर्ज पर भारत के अंदर आयोजित किया जाता है नेशनल गेम्स यानी कि राष्ट्रीय खेल। इसमें भारत के सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हिस्सा लेते हैं, वहाँ के खिलाड़ी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। हालांकि आपको बता दूं कि पिछला जो टूर्नामेंट हुआ था 35वां नेशनल गेम्स, वो आयोजित किया गया था सन 2015 में केरल के अंदर। यानी कि पिछले 7 सालों से ये नहीं हुआ है। तो अब 7 साल के बाद जो 36वें नेशनल गेम्स होने वाले हैं, इनका आयोजन किया जाएगा गुजरात राज्य में। सो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। गुजरात राज्य के टोटल 6 शहरों को चुना गया है जो मेन सिटीज हैं, जैसे कि अहमदाबाद, गांधीनगर, सूरत, बड़ोदरा, राजकोट और भावनगर। तो इन्हीं 6 शहरों में इस बार 36वें नेशनल गेम्स के जो टूर्नामेंट हैं, जो गेम्स हैं, वो आयोजित किए जाएंगे। ये जो टूर्नामेंट होने वाला है, ये सितंबर अक्टूबर के महीने में आयोजित किया जाएगा। तो बस आपको याद रखना है कि मेजबान बना है गुजरात।
निम्न में से किसे YSR कांग्रेस पार्टी का जीवन पर्यंत अध्यक्ष चुना गया है? तो देखिए YSR कांग्रेस जो पार्टी है ये आज के समय आंध्र प्रदेश राज्य की मौजूदा सत्ताधारी पार्टी है और इसी पार्टी के जो अध्यक्ष हैं यानी कि जगन मोहन रेड्डी ये आज के समय आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो जगन मोहन रेड्डी जिन्होंने सन 2011 में कांग्रेस पार्टी से अलग होकर के ये नई पार्टी बनाई थी YSR कांग्रेस पार्टी, जिसके अध्यक्ष आज के समय यही हैं। तो अब इन्होंने पार्टी के अंदर कुछ नियम में संशोधन किया है जिसके चलते अब ये जीवन भर इसके अध्यक्ष बने रहेंगे। तो लाइफ टाइम के लिए ये इस पार्टी के अध्यक्ष बन गए हैं। राज्यों की स्टार्टअप रैंकिंग 2021 में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन सा रहा? तो हाल ही में राज्यों की स्टार्टअप रैंकिंग 2021 जारी की गई है, यानी कि भारत के कौन कौन से राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के अंदर स्टार्टअप्स खोलने के लिए इकोसिस्टम कितना बेहतर है उसकी रैंकिंग यहाँ पर तैयार की गई। दोस्तों आप जानते हैं भारत का एक मंत्रालय है वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, उसी के अंतर्गत एक विभाग है जिसको बोलते हैं DPIIT यानी कि डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड इंटरनल ट्रेड। तो इसी विभाग के द्वारा ये रैंकिंग जारी की जाती है और इस बार की रैंकिंग में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों में 2 राज्य शामिल हुए हैं, एक तो गुजरात और दूसरा कर्नाटक। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टेट स्टार्टअप्स रैंकिंग 2021 जो हाल ही में जारी हुई है इसको 2 कैटेगरी में बांटा गया है। मेनली भारत के जो बड़े राज्य हैं यहाँ पर, हालांकि दिल्ली को भी इसमें इंक्लूड किया गया है, तो इन सभी के अंदर सबसे बेस्ट परफॉर्मर जो रहा है ये है गुजरात और कर्नाटक। बाकी भारत के जो केंद्र शासित प्रदेश हैं और जो छोटे राज्य हैं उनमें नंबर 1 पर आता है मेघालय। तो बेस्ट परफॉर्मर ही आपको याद रखना है, राज्यों के अंदर है गुजरात और कर्नाटक, बाकी जो छोटे भारत के राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश हैं उनमें नंबर 1 पर है मेघालय। निम्न में से कौन से संस्थान ने परीक्षा संगम नामक एक पोर्टल लॉन्च किया है? सही उत्तर हो जाएगा CBSE। तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, जिसको हम लोग शॉर्ट में CBSE बोलते हैं, इसने हाल ही में एक विशेष पोर्टल लॉन्च किया है जो कि परीक्षाओं से रिलेटेड है। तो परीक्षा से रिलेटेड जितने भी गतिविधि हैं उसके लिए एक सिंगल प्लेटफॉर्म लॉन्च कर दिया गया है जिसका नाम है परीक्षा संगम। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है एक कॉम्प्रिहेंसिव वन स्टॉप पोर्टल फॉर ऑल एग्जाम एक्टिविटीज। तो याद रखिएगा इसको लॉन्च किया CBSE ने। CBSE का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और कुछ ही समय पहले CBSE के नई अध्यक्ष एक महिला बनी है जिनका नाम है निधि छिब्बर। G20 के नए शेरपा के रूप में किसे नियुक्त कर दिया गया है? तो जैसा कि आप जानते हैं अभी के समय G20 का अध्यक्ष है इंडोनेशिया, लेकिन नेक्स्ट ईयर यानी कि 2023 में G20 का अध्यक्ष होगा भारत। तो 2023 में भारत की अध्यक्षता को देखते हुए हाल ही में G20 के नए शेरपा के रूप में नियुक्त कर दिया गया है अमिताभ कांत को, जो कि आप जानते हैं अभी तक नीति आयोग के CEO थे, लेकिन अब इनको G20 का नया शेरपा बना दिया गया है। इन्होंने भारत के जो वाणिज्य और उद्योग मंत्री हैं पीयूष गोयल उनका स्थान लिया है। भारत का पहला पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2022 किस शहर के अंदर आयोजित किया गया है? तो पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन यानी कि एनिमल हेल्थ पर चर्चा करने के लिए हाल ही में पहली बार एक सम्मेलन का आयोजन किया गया। ये सम्मेलन भारत की राजधानी नई दिल्ली के अंदर आयोजित हुआ। सो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। भारत के जो मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री हैं यानी कि पुरुषोत्तम रूपाला, उन्होंने ही इस सम्मेलन का उद्घाटन किया था जो कि नई दिल्ली के अंदर आयोजित किया गया। हाल ही में इलैया राजा वीरेंद्र हेगड़े, विजयेंद्र प्रसाद और किसे राज्यसभा सदस्य के रूप में नामित किया गया है? तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं भारत की राज्यसभा में टोटल 12 लोगों को राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है। इनको कला, साहित्य, विज्ञान या फिर लोक सेवा के क्षेत्र में मनोनीत किया जाता है। तो अभी हाल ही में टोटल 4 नए लोगों को राज्यसभा में मनोनीत किया गया है। एक तो हैं इलैया राजा जो कि भारत के एक मशहूर संगीतकार हैं। इसके अलावा वीरेंद्र हेगड़े जो कि भारत के एक मशहूर आध्यात्मिक नेता और फिलेंथ्रोपिस्ट हैं। फिर विजयेंद्र प्रसाद जो कि एक फिल्म डायरेक्टर और स्क्रीन प्ले राइटर हैं। साथ ही भारत की मशहूर ट्रैक एंड फील्ड एथलीट यानी कि PT ऊषा। तो कुल मिलाकर के 4 लोगों को हाल ही में राज्यसभा में नामित किया गया है। तो चौथी व्यक्ति हैं PT ऊषा जो कि आप जानते हैं केरल राज्य से हैं। इनको उड़न परी या फिर पयोली एक्सप्रेस के नाम से भी जाना जाता है। तो याद रखिएगा 4 नए लोगों को राज्यसभा में मनोनीत किया गया है। 6-7 जुलाई को तीसरा अंतर्राष्ट्रीय ड्रोन एक्सपो किस शहर के अंदर आयोजित किया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय ड्रोन एक्सपो का मतलब यह है कि यहाँ पर भारत ही नहीं बल्कि विदेशों के जो संस्थान हैं उन्होंने भी तरह तरह के ड्रोन इस
प्रदर्शनी के अंदर प्रदर्शित किए। तो ये जो तीसरा अंतर्राष्ट्रीय ड्रोन एक्सपो है ये कहाँ पर हुआ है? पिछली बार ये जहाँ पर हुआ था यानी कि नई दिल्ली में, इस बार भी ये नई दिल्ली के प्रगति मैदान में ही आयोजित किया गया है। सो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। मोहम्मद बारकिंडो, जिनका हाल ही में निधन हो गया है, ये किस संगठन के महासचिव थे? तो मोहम्मद बारकिंडो, जिनको आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये नाइजीरिया के व्यक्ति थे और ये ओपेक के महासचिव थे यानी कि सेक्रेटरी जनरल। सो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ओपेक क्या है? ओपेक का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, यानी कि तेल बेचने वाले देशों का ये एक संगठन है जिसका मुख्यालय है ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में। दोस्तों आपको बता दूं कि अभी के समय ओपेक में टोटल 13 मेंबर कंट्रीज हैं। इसके सदस्य देशों की संख्या कितनी है? 13। ये हाल ही में एक एग्जाम के अंदर पूछा भी गया था। यहाँ पर आपको एक बात और बता दूं कि इनके निधन के बाद अब ओपेक का नया महासचिव बना दिया गया है हैतम अल गैस को। हैतम अल गैस जो कि कुवैत के व्यक्ति हैं, अब इनको ओपेक का नया महासचिव यानी कि सेक्रेटरी जनरल बना दिया गया है। 8 जुलाई को पर्यावरण मंत्रालय ने किस शहर के अंदर हरियाली महोत्सव का आयोजन किया? तो भारत के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने हाल ही में नई दिल्ली के अंदर हरियाली महोत्सव का आयोजन किया और इसके नाम से आप समझ सकते हैं कि इसका मेन मकसद था कि लोगों को वृक्षारोपण के प्रति जागरूक करना। तो भारत के पर्यावरण मंत्रालय ने इसको नई दिल्ली के अंदर हाल ही में आयोजित किया है। जुलाई 2022 में G20 देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक किस शहर के अंदर आयोजित की गई? तो जैसा कि अभी मैंने आपको इस वीडियो के अंदर बताया था कि G20 का इस बार मेजबान है इंडोनेशिया, यानी कि जो भी मीटिंग्स G20 की होंगी वो इंडोनेशिया के अंदर आयोजित की जाएंगी या फिर वो वर्चुअली भी हो सकती हैं। तो अभी हाल ही में G20 देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक आयोजित की गई और इसका आयोजन किया गया था इंडोनेशिया के बाली शहर में। इंडोनेशिया के बाली शहर में विदेश मंत्रियों की बैठक आयोजित की गई और क्योंकि भारत भी G20 का मेंबर है तो भारत के जो विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, उन्होंने इस बैठक के अंदर हिस्सा लिया। हाल ही में भारत को यूनेस्को के 2003 सम्मेलन की अंतर सरकारी समिति का सदस्य किस अवधि के लिए चुना गया है? तो यूनेस्को, जिसका मुख्यालय पेरिस में है और ये दुनिया भर के जो हेरिटेज साइट्स हैं उनके संरक्षण के लिए काम करता है। तो यूनेस्को का एक 2003 का कन्वेंशन है जिसका मेन मकसद है कि जो दुनिया भर के इनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज हैं यानी कि अमूर्त सांस्कृतिक विरासत हैं उनका संरक्षण करना, उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना। तो यूनेस्को का ये जो 2003 का कन्वेंशन है, इसकी जो इंटर गवर्नमेंटल कमेटी है उसमें हाल ही में भारत को चुना गया है टोटल 4 सालों के लिए, यानी कि 2022 से लेकर के 2026 तक के लिए इस साइकिल के लिए भारत को इसके सदस्य के रूप में चुना गया है। सो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यूनेस्को का हेडक्वार्टर है फ्रांस की राजधानी पेरिस में। 6 जुलाई को पीएम नरेंद्र मोदी ने किस राज्य के अग्रदूत समाचार पत्र समूह के स्वर्ण जयंती समारोह का शुभारंभ किया? स्वर्ण जयंती का मतलब होता है जब किसी भी इवेंट के 50 साल पूरे होते हैं तो उसको स्वर्ण जयंती यानी कि गोल्डन जुबली कहा जाता है। तो हाल ही में असम के अंदर एक न्यूज़पेपर ग्रुप है जिसका नाम है अग्रदूत, तो इसके 50 साल कंप्लीट हुए हैं, इसीलिए इसके स्वर्ण जयंती समारोह का आयोजन किया गया था जिसका शुभारंभ किया भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। सो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो अग्रदूत नाम का जो समाचार पत्र है ये असमिया भाषा का समाचार पत्र है, ये आपको ध्यान रखना है। अवीवा इंडिया के नए एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अवीवा इंडिया जो है ये भारत की एक लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है जिसका मुख्यालय है हरियाणा के गुरुग्राम में। तो अवीवा इंडिया के हाल ही में नए एमडी और सीईओ बन गए हैं असित रथ। तो बस आपको इतना याद रखना है, अवीवा इंडिया के नए एमडी और सीईओ कौन है? असित रथ। 9 जुलाई को इनमें से किस शहर के अंदर उत्तरी क्षेत्र परिषद की 30वीं बैठक आयोजित की गई? तो जैसा कि आप जानते हैं भारत के विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच में चर्चा आयोजित करने के लिए समय समय पर जो क्षेत्रीय परिषदें हैं उनकी बैठक आयोजित की जाती है। तो हाल ही में उत्तरी क्षेत्रीय परिषद जो है यानी कि नॉर्दर्न जोनल काउंसिल, जिसमें राजस्थान, पंजाब, इसके अलावा हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, तो ये सभी शामिल हैं नॉर्दर्न जोनल काउंसिल में। तो इन्हीं के बीच में आपसी मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हाल ही में उत्तर क्षेत्रीय परिषद की 30वीं बैठक आयोजित की गई। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं ये जो बैठक है इसमें भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने इसकी अध्यक्षता की है। तो ये जो जोनल काउंसिल्स होती हैं इनकी अध्यक्षता करते हैं भारत के गृह मंत्री। तो इन्हीं की अध्यक्षता में हाल ही में इस बार की जो ये 30वीं बैठक हुई है इसका आयोजन किया गया था राजस्थान की राजधानी जयपुर में। सो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो बस आपको इसमें इतना याद रखना है,
उत्तर क्षेत्रीय परिषद की जो हाल ही में 30वीं मीटिंग हुई है, इसका आयोजन राजस्थान के जयपुर में हुआ और गृह मंत्री अमित शाह ने इसकी अध्यक्षता की। 13 एक्सप्रेसवे वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो भारत का वो पहला राज्य जहां पर 13 एक्सप्रेसवे हैं, ये राज्य है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में ही एक्सप्रेसवे का सबसे बड़ा नेटवर्क है और यहाँ पर कुल मिलाकर के 13 एक्सप्रेसवे हैं। एक्चुअल में 6 तो ऑपरेशनल हो चुके हैं और 7 अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो इस तरीके से 13 एक्सप्रेसवे वाला भारत का पहला राज्य है यूपी। उत्तर प्रदेश के अंदर जो 13 एक्सप्रेसवे हैं, इनके नाम यहाँ पर आप देख सकते हैं विद उनकी लेंथ कितनी है। जैसा कि ये जो 6 ऑपरेशनल हो चुके हैं, यमुना एक्सप्रेसवे जिसकी लंबाई है 165 किलोमीटर, ऐसे ही बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे जिसका उद्घाटन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 16 जुलाई को होना है, इसकी लंबाई है 296 किलोमीटर। तो इसी तरीके से 6 ऑपरेशनल हो चुके हैं, बाकी 7 अभी अंडर कंस्ट्रक्शन हैं। तो इस तरीके से यूपी के अंदर एक्सप्रेसवेज का सबसे बड़ा नेटवर्क है। एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के नए एमडी और सीईओ कौन बन गए हैं? तो एसबीआई जनरल इंश्योरेंस जो कि एक सामान्य बीमा कंपनी है, नाम से स्पष्ट है, और इसके हाल ही में नए एमडी और सीईओ बन गए हैं पारितोष त्रिपाठी। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट 2022 के महिला सिंगल्स का खिताब किसने जीत लिया है? तो साल भर के अंदर जो 4 ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट होते हैं, सबसे पहले होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, फिर होता है फ्रेंच ओपन, फिर होता है विंबलडन ओपन और आखिर में होता है यूएस ओपन। तो हाल ही में जो तीसरा टूर्नामेंट है यानी कि विंबलडन ओपन, उसका आयोजन किया गया था लंदन में। तो इसमें आपको सिर्फ 2 विजेताओं के नाम याद रखने हैं, पहला मेंस सिंगल्स और दूसरा वुमेन्स सिंगल्स। पुरुष एकल का खिताब जीता है नोवाक जोकोविच ने, जो कि हैं सर्बिया के, और वुमेन्स सिंगल्स का खिताब जीता है इनका नाम है एलेना रैयबकीना, और ये कहाँ से हैं? ये हैं कजाकिस्तान से। सो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो महिला सिंगल्स का अगर आपसे पूछा जाए तो इसको जीता है एलेना रैयबकीना ने, ये कजाकिस्तान की हैं। और बाई चांस अगर आपसे ये पूछ लें कि इन्होंने किसको हराया है यानी कि उप विजेता कौन है, तो उनका नाम है ओंस जबेओर, जो कि हैं ट्यूनीशिया की खिलाड़ी। तो बस आपको इसमें इतना याद रखना है। अब देखिए जो अगला सवाल है, विंबलडन ओपन 2022 के पुरुष एकल का खिताब किसने जीत लिया? तो पुरुष एकल में मैंने आपको बताया विजेता बने हैं नोवाक जोकोविच, जो कि हैं सर्बिया के खिलाड़ी। इन्होंने किसको हराया? तो इन्होंने हराया है ऑस्ट्रेलिया के टेनिस प्लेयर निक किर्गियोस को। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या होगा? नोवाक जोकोविच, यानी कि ऑप्शन डी। एक बात यहाँ पर आपको और बता दूं कि ये नोवाक जोकोविच का विंबलडन में तो 7वां खिताब था, लेकिन ये ओवरऑल इनका 21वां ग्रैंड स्लैम खिताब था, 21वां ओवरऑल, जबकि विंबलडन में 7वां खिताब था। साथ ही इन्होंने एक और रिकॉर्ड ये भी बनाया है कि ये दुनिया के चौथे व्यक्ति हैं जिन्होंने कोई भी ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट लगातार 4 बार जीता है। जैसे कि विंबलडन को इन्होंने पिछले 4 जो टूर्नामेंट हुए हैं विंबलडन के, उन सभी को नोवाक जोकोविच ने ही जीता है। तो ऐसा करने वाले ये दुनिया के चौथे व्यक्ति हैं, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। पिछले क्वेश्चन में ये मैंने आपको नहीं बताया था, जो एलेना रैयबकीना है जो कि कजाकिस्तान की है, ये इनके पूरे करियर का ही पहला ग्रैंड स्लैम खिताब है। ये चीज़ आपको याद रखनी है, और कजाकिस्तान की ये पहली व्यक्ति हैं जिन्होंने ग्रैंड स्लैम को जीता है। रक्षा मंत्रालय ने विदेशी खरीद के लिए निजी क्षेत्र के किस बैंक को वित्तीय सेवा उपलब्ध कराने की मंजूरी दी है? बेसिकली अभी तक भारत के जो सरकारी बैंक हैं उन्हीं के पास ये अथॉरिटी थी कि वो भारत के रक्षा मंत्रालय को वित्तीय सेवा उपलब्ध करा सकते थे, लेकिन हाल ही में भारत के 3 प्राइवेट बैंकों को भी इसके लिए मंजूरी दी गई है। यानी कि ये जो 3 प्राइवेट बैंक्स हैं ये रक्षा मंत्रालय को वित्तीय सेवा उपलब्ध करा सकते हैं। इनमें से एक है एक्सिस बैंक, दूसरा है आईसीआईसीआई बैंक और तीसरा है एचडीएफसी बैंक। जो यहाँ पर आंसर हो जाएगा उपरोक्त तीनों को, और इन तीनों का ही मुख्यालय मुंबई में है। 9 जुलाई 2022 को किसने श्रीलंका के राष्ट्रपति पद से त्यागपत्र देने की अनाउंसमेंट की है? तो श्रीलंका के जो राष्ट्रपति अभी तक थे यानी कि गोटाबाया राजपक्षे, इन्होंने हाल ही में इस्तीफा दे दिया है। वहां पर जो विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं उसके चलते इनको इस्तीफा देना पड़ा। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसी तरीके से श्रीलंका के अंदर जो प्रधानमंत्री हैं यानी कि रानिल विक्रमसिंघे, इन्होंने भी इस्तीफा दे दिया है। 9 जुलाई 2022 को श्रीलंका के जो प्रधानमंत्री हैं रानिल विक्रमसिंघे, इन्होंने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। जैसा कि आप जानते हैं मई महीने के अंदर जो महिंदा राजपक्षे यहाँ के उस समय प्रधानमंत्री थे, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था, और उसी के बाद रानिल विक्रमसिंघे को यहाँ का प्रधानमंत्री बनाया गया था, जबकि भयंकर विरोध प्रदर्शन के चलते इनको भी हाल ही में इस्तीफा देना पड़ा है।
9 जुलाई को इनमें से किस कंट्री ने भारत, जर्मनी, चेक गणराज्य, नॉर्वे और हंगरी इन कंट्रीज से अपने राजदूतों को हटाने की अनाउंसमेंट की है? यानी कि इन कंट्रीज के अंदर इस कंट्री के जो राजदूत थे उनको बर्खास्त कर दिया गया है। तो ये कौन सा देश है? ये है यूक्रेन। यहाँ पर आप ये पिक्चर देखकर ही समझ गए होंगे, यह है यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की। तो इन्होंने भारत समेत इन कंट्रीज के जो राजदूत हैं उनको हाल ही में बर्खास्त कर दिया है। हालांकि इसके पीछे जो कारण है उसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं दी गई। DPIIT के आंकड़ों के अनुसार सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स की अधिकतम संख्या किस राज्य के अंदर है? तो DPIIT यानी कि डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड इंटरनल ट्रेड, जो कि भारत के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आता है, इसके द्वारा मान्यता प्राप्त भारत के अंदर जो स्टार्टअप्स हैं उनकी अधिकतम संख्या है महाराष्ट्र के अंदर। तो सबसे ज़्यादा स्टार्टअप कहाँ पर हैं? महाराष्ट्र के अंदर। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड स्टार्टअप्स की संख्या पूरे भारत में है 73,205। इनमें से सबसे ज़्यादा जिस राज्य में है यह है महाराष्ट्र। यहाँ पर आप देख सकते हैं 13,541 एक्टिव स्टार्टअप्स हैं। वहीं कर्नाटका राज्य के अंदर 8,902 और तीसरे स्थान पर है दिल्ली। तो इस तरीके से टॉप 3 के नाम आपको याद रखने हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा स्टार्टअप हैं, महाराष्ट्र, कर्नाटक और फिर दिल्ली। विश्व जनसंख्या दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? सो दिस इज वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे जो है ये हर साल मनाया जाता है 11 जुलाई को। सो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। PM नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन की छत पर लगे राष्ट्रीय प्रतीक का अनावरण किया। इसकी ऊंचाई कितनी है? तो देखिए, जैसा कि आप जानते हैं भारत के अंदर सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है और इसी के अंतर्गत भारत के अंदर जो नई पार्लियामेंट की बिल्डिंग है उसको बनाया जा रहा है। तो जो नई पार्लियामेंट की बिल्डिंग है उसी की छत पर राष्ट्रीय प्रतीक का हाल ही में अनावरण किया गया है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। तो भारत का जो राष्ट्रीय प्रतीक है यानी कि अशोक स्तंभ, जिसको यहाँ पर पार्लियामेंट की छत पर स्थापित किया गया है, इसकी टोटल जो हाइट है वो है 6.5 मीटर यानी कि 6.5 मीटर। सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर आप इस पिक्चर के अंदर क्लियरली इसको देख सकते हैं। जो नई पार्लियामेंट बिल्डिंग के ऊपर ये राष्ट्रीय प्रतीक का अनावरण किया गया है। इसके बारे में आपको 2-3 पॉइंट्स और याद रखने हैं, जैसे कि इसको कांसे यानी कि ब्रॉन्ज से बनाया गया है। इसका टोटल वजन है 9,500 किलोग्राम यानी कि 9.5 टन और इसकी जो टोटल हाइट है वो है 6.5 मीटर। तो ये 3 बातें आपको इसके बारे में बिल्कुल ध्यान रखनी है। हाल ही में कौन सबसे ज़्यादा T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाले खिलाड़ी बन गए हैं? तो पूरी दुनिया में T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच सबसे ज़्यादा खेलने का रिकॉर्ड है रोहित शर्मा के नाम पर और इन्होंने हाल ही में टोटल 128 T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेल करके ये रिकॉर्ड बनाए हैं। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ये आज के समय भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान हैं। पुरुष T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 300 चौके लगाने वाले पहले एशियाई खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो अगेन ये रिकॉर्ड भी रोहित शर्मा का ही नाम है। तो पुरुष T20 इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर 300 चौके लगाने वाले एशिया के अंदर पहले खिलाड़ी बन गए हैं रोहित शर्मा। हालांकि पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा चौके लगाए हैं T20 के अंदर पॉल स्टर्लिंग ने। दोस्तों, पॉल स्टर्लिंग जो हैं ये आयरलैंड के खिलाड़ी हैं और इन्होंने अपने करियर में 325 चौके लगाए हैं। लेकिन भारत के जो खिलाड़ी हैं यानी कि रोहित शर्मा, इन्होंने 303 चौके हाल ही में पूरे किए। हाल ही में गुजराती भाषा में एक पुस्तक का विमोचन किया गया है जिसका नाम है स्वाधीनता संग्रामना 75 सूरवीरों। तो ये जो बुक है गुजराती भाषा में हाल ही में इसको लॉन्च किया गया है और ये भारत के 75 महान स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में लिखी गई है। इस बुक को लॉन्च किया है भारत की संस्कृति राज्य मंत्री यानी कि मीनाक्षी लेखी ने। सो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन सी। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार भारत किस वर्ष तक चीन को पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बन जाएगा? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा 2023। अभी मैंने आपको बताया था कि हर साल वर्ल्ड पॉपुलेशन डे 11 जुलाई को मनाया जाता है। तो उसी अवसर पर यूनाइटेड नेशन ने एक रिपोर्ट जारी की जिसमें बताया गया कि भारत अगले ही साल चीन को पीछे छोड़ते हुए दुनिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बन जाएगा। एक बात यहाँ पर इस रिपोर्ट में ये भी बताई गई है कि इसी साल के नवंबर महीने में जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है वो 8 बिलियन होने वाली है। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। 11 जुलाई को नीति आयोग के नए CEO का पदभार किसने संभाल लिया है? तो नीति आयोग जो कि भारत का एक थिंक टैंक है और इसको सन 2015 में योजना आयोग के स्थान पर बनाया गया था। तो नीति आयोग के हाल ही में नए CEO बने हैं परमेश्वरन अय्यर।
सो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। और इससे पहले जो नीति आयोग के सीईओ थे उनके बारे में भी आपको याद रखना है, क्योंकि अभी तक जो नीति आयोग के सीईओ थे अमिताभ कांत, उनको भी हाल ही में एक इम्पॉर्टेंट पद पर नियुक्त किया गया है, यानी कि उनको G20 के नए शेरपा के रूप में नियुक्त किया गया है, जिनके बारे में मैंने आपको इसी वीडियो के अंदर बताया था। तो ये दोनों अपॉइंटमेंट्स आपको ध्यान रखने हैं। 11 जुलाई को किसने प्रसार भारती के नए लोगों का अनावरण किया है? तो प्रसार भारती, जो कि आप जानते हैं भारत का एक पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर है, इसके नए लोगों का हाल ही में अनावरण किया गया है। इसका जो नया लोगो है, यहाँ पर आप इसको देख भी सकते हैं। तो सवाल में पूछा गया है कि इसको किसने लॉन्च किया? इसको लॉन्च किया है सूचना और प्रसारण मंत्रालय में जो सचिव हैं, यानी कि अपूर्व चंद्रा ने। सो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए। हाल ही में किस भारतीय ने दक्षिण कोरिया में आयोजित मिसेज यूनिवर्स डिवाइन 2022 का खिताब जीत लिया है? तो मिसेज यूनिवर्स डिवाइन 2022 ये एक सौंदर्य प्रतियोगिता है जिसका हाल ही में आयोजन किया गया था दक्षिण कोरिया में, और इसको जीत लिया है एक भारतीय ने जिनका नाम है पल्लवी सिंह। तो याद रखिएगा, पल्लवी सिंह जो कि कानपुर की रहने वाली हैं, इन्होंने दक्षिण कोरिया में आयोजित मिसेज यूनिवर्स डिवाइन 2022 प्रतियोगिता का ताज जीत लिया है। भारत की किस 94 वर्षीय धावक ने फिनलैंड में एक टूर्नामेंट के अंदर 100 मीटर स्प्रिंट स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीता है? तो भारत की एक 94 वर्षीय धावक हैं जिनको आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, इन्होंने हाल ही में फिनलैंड के अंदर एक टूर्नामेंट के अंदर 100 मीटर की जो रेस होती है उसमें गोल्ड मेडल जीता है। सो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। इनका नाम है भगवानी देवी। भगवानी देवी जो कि 94 साल की हैं, ये हाल ही में फिनलैंड के अंदर एक टूर्नामेंट में हिस्सा लिया इन्होंने। इस टूर्नामेंट का नाम था वर्ल्ड मास्टर्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप। इसका आयोजन फिनलैंड में किया गया था। और एक चीज़ आपको बता दूं कि इसमें 35 साल से ज़्यादा उम्र के जो खिलाड़ी हैं वही इसके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। तो इसमें भारत की भगवानी देवी ने भी पार्टिसिपेट किया और इन्होंने यहाँ पर इस टूर्नामेंट में 3 मेडल जीत लिए। सबसे पहले तो इन्होंने 100 मीटर की रेस में गोल्ड मेडल एक जीता है। 100 मीटर की जो रेस हुई थी उसको इन्होंने 24.74 सेकंड में निकाला, जिसके चलते इनको गोल्ड मेडल मिला। वहीं इन्होंने 2 ब्रॉन्ज मेडल भी जीते हैं। 2 ब्रॉन्ज मेडल, एक तो शॉर्ट पुट में और दूसरा डिस्कस थ्रो में। तो इस तरीके से इन्होंने इस टूर्नामेंट में 3 मेडल जीते हैं। इनके बारे में आपकी परीक्षा के अंदर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हाल ही में नासा के किस टेलीस्कोप से ली गई 13 अरब वर्ष पुराने प्रारंभिक ब्रह्मांड की छवि जारी की गई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप जो है इसको पिछले साल दिसंबर 2021 में नासा के द्वारा भेजा गया था अंतरिक्ष में, और इसी स्पेस टेलीस्कोप ने हाल ही में 13 अरब साल पुराने प्रारंभिक ब्रह्मांड की एक पिक्चर कैप्चर की है, और इसी को हाल ही में रिलीज किया गया है अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के द्वारा। इसके बाद कुछ अन्य पिक्चर्स भी रिलीज की नासा ने, जिसको आप यहाँ पर देख सकते हैं। साथ ही आपको बता दूं कि ये प्रारंभिक ब्रह्मांड की अब तक की सबसे क्लियर और पहली रंगीन पिक्चर है। तो इसको नासा के जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने कैप्चर किया है, जिसको सन 2021 में लॉन्च किया गया था। 12 जुलाई को किसने झारखंड के देवघर हवाई अड्डे का उद्घाटन किया? तो झारखंड के अंदर जो देवघर एयरपोर्ट है इसका हाल ही में उद्घाटन किया है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। ये जो झारखंड का देवघर एयरपोर्ट है इसको 400 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है, और पीएम नरेंद्र मोदी ने हाल ही में इसका उद्घाटन किया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी 12 जुलाई 2022 को 2 शहरों की यात्रा पर गए थे, एक तो झारखंड का देवघर और दूसरा बिहार की राजधानी पटना। सबसे पहले ये झारखंड के देवघर में गए। यहाँ पर इन्होंने 16,800 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इन्हीं प्रोजेक्ट्स में से एक था देवघर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, यानी कि देवघर शहर के अंदर जो एयरपोर्ट बनाया गया है उसका उद्घाटन किया पीएम नरेंद्र मोदी ने। जैसा कि आप जानते हैं कि झारखंड के देवघर शहर में ही बाबा वैद्यनाथ मंदिर है, जो कि शिव जी के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। तो इस एयरपोर्ट के बन जाने से यहाँ पर कनेक्टिविटी बढ़ जाएगी। यहाँ पर आपको ये भी बता दूं कि ये जो देवघर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है ये 654 एकड़ में फैला हुआ है, और इसको 400 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। इस विजिट के दूसरे हिस्से में पीएम नरेंद्र मोदी गए थे बिहार की राजधानी पटना, क्योंकि जो बिहार की विधानसभा है उसके 100 साल पूरे हुए हैं, और उसी उपलक्ष्य में बिहार विधानसभा के शताब्दी समारोह का आयोजन किया गया था, जिसको पीएम नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया। इस दौरान शताब्दी स्मृति स्तंभ का भी उद्घाटन किया है पीएम नरेंद्र मोदी ने, जो कि बिहार विधानसभा के 100 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में बनाया गया है। इनमें से किस शहर के अंदर वैद्यनाथ धाम मंदिर में महीने भर तक चलने वाला श्रावणी मेला 13 जुलाई से शुरू हो चुका है?
तो जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, वैद्यनाथ धाम मंदिर जो है ये है झारखंड के देवघर में। तो यहीं पर हर साल श्रावणी मेला लगता है, जो कि इस बार 13 जुलाई को शुरू हुआ है और ये अगस्त महीने तक चलेगा। सो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 12 जुलाई को भारत के खान मंत्रालय ने यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ने किस शहर के अंदर खान और खनिजों पर छठे राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया? तो हाल ही में भारत के खान मंत्रालय के द्वारा 6th नेशनल कॉन्क्लेव ऑन माइंस एंड मिनरल्स का आयोजन किया गया था भारत की राजधानी नई दिल्ली में। इसके बारे में दो बातें आपको और याद रखनी है कि इसमें चीफ गेस्ट बनाया गया था भारत के गृह मंत्री अमित शाह को, जबकि इसका उद्घाटन किया था जो भारत के खान मंत्री हैं यानी कि प्रहलाद जोशी ने। तो प्रहलाद जोशी ने इसका उद्घाटन किया था और अमित शाह इसके मुख्य अतिथि थे। सो इसका आयोजन कहाँ पर हुआ? नई दिल्ली में। रक्षा क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर पहली संगोष्ठी और प्रदर्शनी किस शहर के अंदर आयोजित की गई? यानी कि भारत के डिफेंस क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल पर पहली बार संगोष्ठी और प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। तो ये कहाँ पर हुई? इसका आयोजन किया गया था भारत की राजधानी नई दिल्ली में। तो यहाँ पर विभिन्न संगठनों ने अपने द्वारा बनाए गए जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उत्पाद हैं उनको यहाँ पर प्रदर्शित किया। तो इसका आंसर होगा नई दिल्ली। इसी दौरान भारत के जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं उन्होंने आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देने के लिए 75 AI उत्पादों को भी लॉन्च किया है। यहाँ पर देखिए अगला सवाल इसी के बारे में है कि 11 जुलाई को किसने 75 नव विकसित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उत्पादों का शुभारंभ किया? तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि डिफेंस सेक्टर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल पर पहली बार एक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था और इसी दौरान भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 75 AI उत्पादों को शुभारंभ किया है। सो यहाँ पर आंसर हो जाएगा राजनाथ सिंह। ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स 2022 किस फार्मूला 1 ड्राइवर ने जीत ली है? तो दोस्तों ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स 2022 जो कि एक फार्मूला 1 रेस थी और इसका आयोजन ऑस्ट्रिया के अंदर किया गया, इसको जीत लिया है चार्ल्स लेक्लर्क ने। चार्ल्स लेक्लर्क, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने आपके लिए लिख दिया है 2022 के अंदर जो भी अभी तक फार्मूला 1 रेस हुई है उनको इन सिर्फ 4 ड्राइवर्स ने जीता है, जैसा कि मैक्स वर्स्टापन ने अब तक सबसे ज़्यादा रेस जीती हैं। इसके बाद चार्ल्स लेक्लर्क, इन्होंने टोटल 3 रेस जीती हैं, बहरीन ग्रैंड प्रिक्स, ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स और ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स, जिसके बारे में अभी मैंने आपको क्वेश्चन के अंदर बताया। तो इस तरीके से इन्होंने अब तक 3 रेस जीती हैं, बाकी के भी बारे में आप यहाँ पर देख सकते हैं। जून 2022 के लिए ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ के विजेता के रूप में किसको चुना गया? तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के द्वारा हर महीने जो सबसे बेस्ट प्लेयर्स होते हैं उनको प्लेयर ऑफ द मंथ के रूप में सम्मानित किया जाता है। तो जून 2022 महीने के लिए ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ के विजेता बने हैं जॉनी बेयरस्टो। सो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन बी। इसी तरीके से देखिए यहाँ पर पूछा गया है कि ICC वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ के विजेता के रूप में किसको चुना गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा मैरी-जान कैप। ये दक्षिण अफ्रीका की क्रिकेटर हैं और इनको जून 2022 के लिए ICC वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 2022 के अंदर जो भी ICC प्लेयर ऑफ द मंथ के विजेता बने हैं, चाहे फिर वो पुरुषों में या फिर महिलाओं में, सभी के नाम यहाँ पर मैंने लिखे हैं और इनको आप इजीली याद कर सकते हैं। जून 2022 में लेटेस्ट जो बने हैं इंग्लैंड के जॉनी बेयरस्टो पुरुषों में और महिलाओं में मैरी-जान कैप। भारत के पहले स्वदेशी विमान वाहक पोत का नाम क्या है जिसे अगस्त 2022 में भारतीय नौसेना में शामिल किया जाएगा? तो देखिए अभी के समय भारत के पास सिर्फ एक ही एयरक्राफ्ट कैरियर है यानी कि विमान वाहक पोत है जिसका नाम है INS विक्रमादित्य। और INS विक्रमादित्य जो है इसको भारत ने खुद नहीं बनाया बल्कि इसको भारत ने रूस से खरीदा है। लेकिन अब भारत के पास जल्द ही अपना खुद का एक एयरक्राफ्ट कैरियर होने वाला है, क्योंकि भारत का जो पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत होगा इसका नाम है INS विक्रांत। हाल ही में इसने अपना चौथा समुद्री चरण कंप्लीट किया है सफलतापूर्वक। तो अब इसको जल्द ही इस बार के स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भारतीय नौसेना को सौंप दिया जाएगा और फिर इंडियन नेवी इसका इस्तेमाल करेगी और भारतीय नौसेना के पास टोटल 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हो जाएंगे। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। एक बात यहाँ पर आपसे और पूछ सकते हैं कि जो INS विक्रांत है इसको कौन से शिपयार्ड ने बनाया है? इसको बनाया है कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड ने। इनमें से कौन सा एक्सप्रेसवे भारत के अंदर पहले एलिवेटेड अर्बन एक्सप्रेसवे के रूप में विकसित किया जा रहा है? तो एलिवेटेड का यहाँ पर मतलब ये है कि ये जमीन से कुछ ऊंचाई पर होगा, इसको बेसिकली पिलर्स के ऊपर बनाया जाएगा। तो भारत का पहला जो एलिवेटेड अर्बन एक्सप्रेसवे होगा इसका नाम है द्वारका एक्सप्रेसवे और ये सन 2023 तक बनकर तैयार हो जाएगा।
ये जो द्वारका एक्सप्रेस वे है ये दिल्ली में द्वारका से लेकर के हरियाणा में गुरुग्राम तक जाएगा। इसकी टोटल लेंथ होगी 29 किलोमीटर, जिसमें से 10 किलोमीटर दिल्ली में और 19 किलोमीटर हरियाणा में होगा। 14 जुलाई को I2U2 समूह के नेताओं के पहले वर्चुअल शिखर सम्मेलन में भारत से किसने हिस्सा लिया? यहाँ पर I2U2 का मतलब क्या है? आई का मतलब यहाँ पर आई 2 बार है, इसका मतलब ये है इंडिया और इजराइल। यू भी यहाँ पर 2 बार है, इसका मतलब UAE और USA। यानी कि इन 4 देशों का ये ग्रुप है, इंडिया, इजराइल, UAE और अमेरिका। तो इन 4 देशों का जो ग्रुप है, जो नया ग्रुप बना है, इसी को नाम दिया गया है I2U2। तो इन कंट्रीज के लीडर्स का हाल ही में पहली बार एक वर्चुअल शिखर सम्मेलन हुआ है और इसमें भारत की तरफ से PM नरेंद्र मोदी ने पार्टिसिपेट किया। इसमें चारों ही देशों के जो लीडर्स हैं उन्होंने हिस्सा लिया था, जैसे कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, इजराइल के जो नए नए प्रधानमंत्री बने हैं यायर लैपिड, और UAE के भी नए राष्ट्रपति बने हैं मोहम्मद बिन जायद अल नहयान। तो इन चारों लीडर्स ने I2U2 के पहले लीडर समिट में हिस्सा लिया है। दोस्तों यहाँ पर आपको एक बात और याद रखनी है कि जो I2U2 ग्रुप है ये पिछले ही साल यानी कि 2021 में अस्तित्व में आया था। 75वें स्वतंत्रता दिवस को चिन्हित करने के लिए कौन सा मंत्रालय एक राष्ट्रव्यापी अभियान चलाएगा जिसका नाम होगा हर घर तिरंगा? तो जैसा कि आप जानते हैं इस साल भारत की आज़ादी के 75 साल पूरे होने वाले हैं, तो इसको चिन्हित करने के लिए भारत के संस्कृति मंत्रालय के द्वारा जल्द ही एक राष्ट्रव्यापी अभियान चलाया जाएगा जिसका नाम होगा हर घर तिरंगा। जाहिर है इसका मेन मकसद होगा कि भारत के लोगों में देशभक्ति की भावना प्रेरित करना, साथ ही लोगों के अंदर भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है उसके प्रति जागरूकता लाना। तो याद रखिएगा इसको संस्कृति मंत्रालय के द्वारा शुरू किया जाएगा। भारत के संस्कृति मंत्री हैं जी किशन रेड्डी। 12 जुलाई को पीयूष गोयल ने किस शहर के अंदर राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान यानी कि NIFT का उद्घाटन किया? राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान हाल ही में नया बना है हरियाणा के पंचकूला में। यहीं पर आपको पता होगा इस बार खेलो इंडिया यूथ गेम्स का भी आयोजन किया गया था। तो हरियाणा के पंचकूला शहर में एक नया नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी का उद्घाटन किया गया है भारत के वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल के द्वारा। और याद रखिएगा ये पूरे भारत में 17वां NIFT है। राज्य के कृषि और बागवानी मंत्रियों का 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन किस शहर के अंदर आयोजित किया गया? तो हाल ही में भारत के विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के जो कृषि और बागवानी मंत्री हैं यानी कि एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर मिनिस्टर हैं, उनका सम्मेलन आयोजित किया गया। ये सम्मेलन कहाँ पर हुआ? इसका आयोजन किया गया था कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में। सो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर आप देख सकते हैं भारत के जो कृषि और किसान कल्याण मंत्री हैं यानी कि नरेंद्र सिंह तोमर, उन्होंने इस सम्मेलन का उद्घाटन किया था। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारतीय महिला क्रिकेट टीम का नेतृत्व कौन करेगा? तो जैसा कि आप जानते हैं जुलाई और अगस्त महीने में कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 का आयोजन होने वाला है और इसमें जो भारतीय महिला क्रिकेट टीम पार्टिसिपेट करने वाली है उसको लीड करेंगी हरमनप्रीत कौर। तो हरमनप्रीत कौर को कप्तान बनाया गया है कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारतीय महिला क्रिकेट टीम के लिए। तो फ्रेंड्स ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। आई होप आपने इस वीडियो को ध्यान से देखा होगा। अब यहाँ पर आपके लिए 2 क्वेश्चंस हैं जिनके राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताने हैं।